नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर पोस्ट में। आज 2023-24 का बजट देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। समाज के हर तबके को इस बजट में जो है कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई, चाहे वो इनकम टैक्स स्लैब हो, चाहे आदिवासियों की बात हो या फिर टेक्नोलॉजी की बात हो, तो हर तबके को, चाहे महिलाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, छात्रों के लिए हो, एमएसएमई सेक्टर के लिए हो, क्या कुछ निर्मला सीतारमण ने इस बजट में दिया। आइए सुनते हैं क्षेत्र के अलग अलग जो लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा। जब हम गरीब की बात करते हैं तो उस गरीब परिवार में वैसे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो परिवार को चलाते हैं। बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं और युवा भी होते हैं। तो इन सभी वर्गों का ध्यान सरकार ने रखा है। अगर हम लोग युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को सस्ता किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता करने से युवा इलेक्ट्रिक व्हीकल ले पाएंगे, उससे आजीविका अर्जन कर पाएंगे। आजीविका अर्जित करेंगे तो उनका आर्थिक स्थिति सुधरेगा। तो सरकार मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था की है, जो कि 1 जनवरी 2023 से लागू होगा और 2024 तक चलेगा। अब गरीबों को आवास की भी जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग आवास की बात करते हैं तो सरकार पीछे वर्ष की अपेक्षा बजट का आकार बड़ा किया है और 79,000 करोड़ का फंड अलग से रखा है, जिसके लिए गरीबों के लिए आवास का निर्माण किया जाएगा। करें गरीबों को शिक्षा देने की बात करते हैं तो पीएम प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना जो चौथे चरण का है, उसको सरकार ने शुरुआत किया है। स्किल ट्रेनिंग के तहत पीछे जो 3 चरण खत्म हो चुका है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, उसके तहत जो युवा वर्ग हैं हमारे देश के, काफ़ी कौशल अर्जित करके अपने स्वरोजगार अर्जित करने में सक्षम हुए हैं और इसको देखते हुए सरकार ने चौथे चरण को शुरू किया है। जब की बात करें तो खिलौनों को सस्ता कर दिया है, साइकिल को सस्ता कर दिया है, मोबाइल को सस्ता कर दिया है। तो मीन सब गरीब परिवार जिसका कि आय कम है, वो परिवार भी अपने बच्चों को खिलौना उपलब्ध करा सकेंगे, वाहन ले सकेंगे, मोबाइल का यूज कर सकेंगे। तो अगर हम लोग मिला करके देखें तो एक गरीब परिवार को जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने पूर्ण ध्यान रखा है। किसी भी क्षेत्र में गरीबों को कोई कमी ना हो, पूरा काम किया है। धन्यवाद। स्किल डेवलपमेंट के लिए और डायरेक्टली आते हैं झारखंड को क्या मिला इसमें। स्टार्टअप्स के बारे में बात करें तो आपको मालूम है आज के डेट में इकोसिस्टम पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा हो रहा है और इसमें स्टार्टअप्स की कितनी भागीदारी है। वित्त मंत्री ने 2024 तक स्टार्टअप के लिए जितने भी छूट थे जो 2-3 साल से मिल रहा है हम लोगों को, उसको फिर से बढ़ाया है, तो और ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है हमारे लिए। इसके अलावा एक डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात हो रही है। स्टार्टअप्स को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, खासकर झारखंड जो कि रिमोट एरिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं, गांव में हो रहे हैं। तो उनको क्या मिलेगा, आज की डेट में हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ, किस तरह से हम लोगों को इस लाइब्रेरी से ज्ञान मिलेगा और फिर उसके बाद और भी नए नए चीज़ें हम लोग स्टार्टअप्स के एरिया में। पीएम विकास योजना चल रहा था, वहां पर लोकल टीचर्स आ रहे थे, स्किल डेवलपमेंट हो रहा था, गैप एक जो कम करने की कोशिश की जा रही थी इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज और स्किल्स में। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, मतलब हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेनर्स आएंगे, ऐसे लोग जो इंडिया से नासा में काम कर रहे हैं या यूएस में काम कर रहे हैं, यूके में, वो चाहते हैं यहाँ कंट्रीब्यूट करना। झारखंड और बिहार, जमशेदपुर, रांची के बहुत सारे लोग ऐसे हैं। शायद हम लोगों को फायदा होने वाला है इससे। ये बहुत लॉन्ग टर्म विजन है मुझे जो दिख रहा है। इस बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं अगर ये चीज़ें धरातल में आ रही हैं तो। वर्ग के लोगों को हित में रखते हुए रखा गया है बहुत सारा चीज़, जो डायरेक्ट टैक्सेस, जो एक बिजनेस प्रोफेशनल, इवन सैलरीड क्लास एम्प्लॉई, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए भी ये प्रावधान रखा गया है। सभी के हित को देखते हुए उनके लिमिट को बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे पास जो सैलरीड क्लास एम्प्लॉई है, जिसकी बहुत दिन से उम्मीद थी लोगों को, वो चीज़ को फुलफिल किया गया है इस बार, जो 7 लाख का एक बहुत बड़ा रिलीफ है।
जो आम लोग जो इस सैलरी क्लास में आते हैं उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। इवन हमारा जो 7 लाख का लिमिट है और उसके बाद भी जो बुजुर्गों के लिए है, बुजुर्गों के भी कुछ योजना निकाले गए हैं। उसका डिपॉजिट लिमिट जो बढ़ा दी गई है, जो 15 लाख से 30 लाख कर दी गई है, ये बहुत बड़ी राहत है बुजुर्गों के लिए। महिलाओं के लिए भी एक समान बचत पत्र शुरू हुआ है, जो कि जिसमें कि 7.5% 2 लाख के डिपॉजिट पे दिया जा रहा है। इवन इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल और मोबाइल, इवन साइकिल, मोटरसाइकिल पर भी काफ़ी राहत मिला है, जो कि एक आम लोगों को इससे बहुत काफ़ी लाभ मिल सकेगा। इस नमस्कार। मैं जो बजट है इसमें जो डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स है उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। सरकार ने अपने जो रिसोर्सेज के जो कंस्ट्रेंट है, जो कमी है संसाधनों की, और जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है छूट की, उसमें बैलेंस करने की कोशिश की है। कई सालों बाद किसी छूट का ऐलान डायरेक्ट टैक्स में हुआ है। जैसे एमएसएमई में जो एमएसएमई के लिए जो क्राइटेरिया है छूट का, उसको उन्हीं को मिलता था। अब वो 87A की रिबेट 7 लाख तक कर दी गई, यानी कि 7 लाख रुपए तक की आमदनी जिनको है उनको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो नई टैक्स स्लैब है वो है 0 से 3 लाख तक निल है, 3 से 6 लाख तक 5% है, 6 से 9 लाख तक 10% है, 9 से 12 लाख तक 15% है, 12 से 15 लाख तक 20% है, और जिनकी आमदनी 15 लाख से ऊपर है उनको 30% के टैक्स देना पड़ेगा। तो एक मेजर जो हिस्सा जो पहले 20% में टैक्स जिनको लगता था सैलरी खास करके, उनको टैक्स 10 या 15% में आ जाएगा। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने अभी जो लागू है कि पुराने टैक्स रूल है और नए टैक्स रूल दोनों है, तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट जो एम्प्लॉइज़ को मिलती थी वो पुराने वाले में मिलती थी, अब वो स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट को नए वाले टैक्स रेजिम में भी कर दिया गया। इसके अलावा जो एग्जम्पशन लीव इनकैशमेंट, जो एम्प्लॉइज़ को जो छुट्टी के बदले में जो रिटायरमेंट के समय जो सैलरी मिलती थी, उसका लिमिट जो 2002 में पहले फिक्स की गई थी वो अब बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से एज ए प्रोफेशनल भी मेरा ये ओपिनियन है कि सरकार ने बैलेंस बनाने की कोशिश की है। और शिक्षा को लेकर के बड़ी दूरदर्शी बातें की गई हैं। जैसे 38,000 शिक्षकों और सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति होगी 740 एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के लिए, जो हमारे साढ़े तीन लाख ट्राइबल बच्चों के लिए है। इसके साथ साथ ही जैसे पहले वक्ताओं ने बोला है, PMKVI 4.0 लॉन्च होगा और इसके तहत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स बनेंगे, जो हमारे बच्चों को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करेगा। और कोरोना के दौरान पढ़ाई में बच्चों को लॉस होने की वजह से रीजनल लैंग्वेजेस में किताबें आएंगी, जो नेशनल चाइल्ड ट्रस्ट और चाइल्ड बुक ट्रस्ट इसे लाएगा। ICMR लैब्स को रिसर्च के लिए ओपन किया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर से कोलैबोरेशन किया जाएगा। इसके साथ एक मेन थीम जो हमारे साथ है अभी, टू रियलाइज द विजन ऑफ मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क फॉर इंडिया, उसके लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोले जाएंगे टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। और इसके साथ साथ इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ, जो लीडिंग इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, उनके साथ पार्टिसिपेशन किया जाएगा। साथ ही साथ 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर स्टार्टअप, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो चाइल्ड और एडोलेसेंट्स के लिए भी ओपन किया जा रहा है, जिसको हम लोग पंचायत और वार्ड लेवल तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ टीचर्स ट्रेनिंग को रीअप्रोच किया जाएगा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्किल इम्प्रूवमेंट पे काफ़ी ध्यान देने की बात की गई है इसमें। भाई साहब, मैं प्रोफेसर SK समदर्शी, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इंजीनियरिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से बोल रहा हूँ। एक्चुअली इस बजट में एक नाम दिया गया बड़ा अच्छा सा, सप्तर्षि, और सप्तर्षि में 7 प्रमुखताएं दी गई, जिसमें 5वीं प्रमुखता पे मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो हरित विकास पे है, ग्रीन ग्रोथ पे। और ग्रीन ग्रोथ वो एनर्जी और पावर से ही जुड़ा हुआ है ज़्यादातर, और भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन मैं उसी के बारे में बोलूँगा, क्योंकि इस सरकार की प्रमुखता है रिन्यूएबल एनर्जी पे।
तो इसमें सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन 2022 उसके लिए 19,700 करोड़ का बजट है और इसमें टारगेट है कि 2030 तक हम 5 मिलियन मेट्रिक टन का हाइड्रोजन प्रोडक्शन का की कैपेबिलिटी हम अपने आप में बना लेंगे। ये एक है। दूसरा है 35,000 करोड़ जो कि केवल बैटरी एनर्जी ट्रांजिशन, जो कि मेनली एनर्जी स्टोरेज से रिलेटेड होगा। आपको पता होगा कि जब भी हम रिन्यूएबल पे आते हैं तो एनर्जी स्टोरेज बहुत बड़ा उसमें आ जाता है, क्योंकि जैसे सोलर एनर्जी है कैसे यूज़ करेंगे जबकि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो एनर्जी स्टोरेज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ही अच्छा स्ट्रेस है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी पड़ने वाली है। उसके बाद एक और लिया गया है कि 4,000 मेगावाट आवर अंडर PLI बैटरी के इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए डाला जाएगा, जिसमें कि लद्दाख से लेके और कैथल हरियाणा तक एक ट्रांसमिशन लाइन जो कि रिन्यूएबल वहाँ जनरेट होगा उसको लाना है, हमको विड्रॉ करना है, वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए लाइन लगाई जाएगी। 900 किलोमीटर की लाइन होगी। और उसके बाद लिथियम आयन बैटरी पे सीमा शुल्क में छूट दी गई है, जो कि जिसके कारण, क्योंकि जो भी एनर्जी स्टोरेज है, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो लिथियम आयन बैटरी पे ही वो डिपेंड करता है। तो इसका मतलब हम लिथियम को लाना चाह रहे हैं। और आपको ये बता दें कि लिथियम एक बार जितना आ जाएगा उसको रिसाइकिल करने की टेक्नोलॉजी अब बन रही है, मतलब जितना आ गया उसको हम रिसाइकिल करके बार बार उसका यूज कर पाएंगे। तो जिसमें जो झारखंड से संबंधित है वह यह है कि हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव लिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने एनर्जी स्टोरेज पे एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए केंद्र सरकार से हमारी बात हुई है, उन्होंने हमारा सपोर्ट करने का किया है, और राज्य सरकार से भी हमारी बात हो रही है। अगर ये दोनों मिल गए तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ये इस्टेब्लिश हो सकता है। इस पर हमारी काफ़ी आगे तक मीटिंग हो चुकी है, प्रपोजल बन चुका है। इस बजट में उसका प्रावधान है। हम लोग अगर उसका उपयोग कर पाएँ सब लोगों के सहयोग से तो ये बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि जहां अलग अलग जो उस क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो शिक्षाविद हो या फिर MSME सेक्टर से जुड़े हुए हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सभी ने इस बजट को जो है सराहना की है। अब बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं आशुतोष कुमार।